गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आपने देखा लास्ट वीडियो में हमने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी कवर किया एंड द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जिसमें हमने सोशल फैक्ट्स कवर किया। अब देखिए, जो डिवीजन ऑफ लेबर डरखाइम की बुक है वो 1893 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। एंड डरखाइम वाज बोर्न इन 1858। ओके, सो आफ्टर 2 years इनका दूसरा बुक पब्लिश होता है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में। देन फिर उसके 2 years बाद है सुसाइड। तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करने में इजी होगा। 93, 95, 97 2 years का गैप है। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुसाइड। ओके, सो सुसाइड वॉज पब्लिश्ड इन 1897। अब देखिए, इस बुक में बेसिकली डरखाइम ये देखते हैं कि वाई डू पीपल कमिट सुसाइड, लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे ना ही कोई बायोलॉजिकल रीज़न है, ना ही कोई साइकोलॉजिकल रीज़न है, और ना ही पर्सनल रीज़न है। इनफैक्ट सोशल रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। तो ये डरखाइम कैसे डिटर्मिन करते हैं कि सोशल रीज़न है, वो हम देखेंगे आगे। नाउ इन सुसाइड डरखाइम यूज साइंटिफिक मेथडोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन सोशोलॉजी। अभी देखिए, डरखाइम एक पॉजिटिविस्ट थे, ठीक है। अब डरखाइम क्या चाहते थे कि जो हमारा सोशोलॉजी है या जो समाजशास्त्र जो हमारा उसका सिद्धांत है वो किस लाइन्स पे डेवलप हो, नेचुरल साइंसेज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। उसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, फैक्ट्स पे बेस होता है ना। सिमिलरली ये चाहते थे कि हमारा सोशोलॉजी पे उसी चीज़ पे बेस हो, ठीक है। बट ऐसा कोई वर्क सोशोलॉजी में था नहीं। तो डरखाइम का जो सुसाइड है वो फर्स्ट वर्क है जिसमें उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया है, ठीक है। अब कैसे किया है वो देखते हैं। सो ये आप याद रखना कि फर्स्ट वर्क कौन सा है जिसमें मेथड यूज़ किया है इन्होंने, तो वो सुसाइड है। एंड इन दिस ही यूज्ड इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दो मेथड्स हैं रिसर्च में। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हो। पर्टिकुलर मतलब इन्होंने सुसाइड में क्या किया कि कुछ पर्टिकुलर सोसाइटीज़ के, कुछ देशों के क्या लिया, सुसाइड रेट्स कलेक्ट किए, ठीक है। तो पर्टिकुलर चीज़ कलेक्ट किया, देन एक जनरल लॉ फॉर्मुलेट किया, ठीक है। तो जो कि एप्लीकेबल था एवरीवेयर, ठीक है। तो पर्टिकुलर से जनरल, इंडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं। एंड देन स्टैटिस्टिकल मेथड इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। ही यूज द डेटा विच इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड मेजर्ड। तो देखिए, अब ये चाहते थे कि सोशोलॉजी जो है वो हम साइंटिफिक लाइंस पे चलाएं या साइंटिफिक वे में हम सोशोलॉजी को डेवलप करें। तो ये क्या कर रहे थे कि ये शो करना चाहते थे कि हम सोशोलॉजी में भी कैसे साइंटिफिक होके और बिल्कुल बायस्ड नहीं होना है, और कैसे हम नेचुरल साइंस की लाइंस पे उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इन्होंने जो भी डेटा कलेक्ट किया वो ऑब्जर्वेबल था, क्योंकि अभी क्या कलेक्ट किया इन्होंने, सुसाइड जो रेट्स थे तो उनका कलेक्शन किया, तो वो क्या था, ऑब्जर्वेबल है क्योंकि वो रिटन है, ठीक है। एंड देन उसको मेजर किया, उस पर कोरिलेशन किया, तो इस तरह से, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया। ही डिस्कवर्ड वेदर सुसाइड रेट्स वर इंक्रीजिंग। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि सुसाइड रेट इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और क्या फैक्टर्स है उसके पीछे, जो कि बेसिकली सोशल फैक्टर्स थे। नाउ ही वॉज इंटरेस्टेड इन डिफरेंसेज इन सुसाइड रेट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। अब इन्होंने क्या किया, डिफरेंट ग्रुप्स को एनालाइज किया एंड देखा कि इनके बीच में डिफरेंस क्यों है। ये इंडिविजुअल पर्सन का सुसाइड नहीं नोट कर रहे थे कि हाँ इस बंदे ने सुसाइड क्यों किया, नहीं। ये देख रहे थे कि डिफरेंट ग्रुप्स में जो सुसाइड रेट है वो ऊपर नीचे क्यों है। प्रोटेस्टेंट में ज़्यादा है, कैथलिक्स में कम क्यों है, एंड जो मैरिड है उनमें कम है, एंड जो अनमैरिड में ज़्यादा क्यों है, या फिर मेंस में ज़्यादा है, फीमेल्स या वुमेन में कम क्यों है। तो इस तरह के, ठीक है। और उस टाइम जो एग्जिस्टिंग थियोरीज थी वो सब क्या एक्सप्लेन कर रहे थे कि सुसाइड क्यों होता है। तो बोल रहे थे कि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बायोलॉजिकल है, देन एक मेंटल इलनेस से रिलेट कर रहे थे कि नहीं ये तो कोई मेंटल इलनेस है, इस वजह से सुसाइड होता है। कोई बोल रहा था ज्योग्राफिकल है, कोई बोल रहा था क्लाइमेट की वजह से होता है कि वार्मर कंट्रीज में ज़्यादा है और कोल्डर में कम है, इस टाइप से। कोई बोल रहा था ये हेरिडिटरी होता है कि एंड कोई बोल रहा था इमिटेशन, कॉपी आप कर रहे हो। समय क्या था, अब बहुत सारी ऐसी एग्जिस्टिंग थियोरीज थी जो कि बता रही थी कि सुसाइड के रीजंस ये हो सकते हैं। बट डरखाइम ने क्या बताया कि नहीं, ये रीजंस नहीं हैं, और इसके पीछे जो रीज़न है वो है सोशल रीज़न। एंड डरखाइम ऑल्सो कोरिलेटेड सुसाइड रेट्स विद सोशल फैक्टर। तो उन्होंने कोरिलेशन का यूज़ किया, एंड तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो मेथड उन्होंने यूज़ किया। डरखाइम ऑल्सो प्रूव दैट सर्टेन रेट ऑफ सुसाइड इज नॉर्मल इन सोसाइटी, एंड ही प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। ओके, अब देखिए, सो आत्महत्या में बेसिकली
डर्कहाइम ने क्या दिखाया है, समाजशास्त्र में पहली बार उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का यूज़ किया है। देन उन्होंने आगमनात्मक विधि, जिसको हम इंडक्टिव मेथड एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बोल रहे हैं, तो उस तरह का मेथड यूज़ किया। और तो ये थोड़ा मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। एंड दिस इज़ द डेफिनेशन, जो सुसाइड की उन्होंने डेफिनेशन दी है। द टर्म सुसाइड इज अप्लाइड टू ऑल द केसेस of death resulting directly or indirectly from a positive or negative act of the victim himself, and जिसके बारे में वो victim aware है, मीन्स विच ही नोज विल प्रोड्यूस दिस रिजल्ट। ठीक है, तो आत्महत्या शब्द मृत्यु के सभी मामलों पर लागू होता है जिसके परिमाण स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित के सकारात्मक या नकारात्मक कार्य से होता है, जो वह जानता है कि ये उसका परिणाम यही होगा, कि डेथ है उसका परिणाम, तो इसको बोलते हैं सुसाइड। तो ये डर्कहाइम की डेफिनेशन है। ओके, नाउ डर्कहाइम ने बेसिकली सुसाइड के 4 टाइप्स बताए हैं, एंड ये जो 4 उन्होंने टाइप बताए हैं, ठीक है, तो वो 4 टाइप 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। पहला है इंटीग्रेशन, मतलब लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम एकीकरण भी बोलेंगे। एकीकरण और लेवल ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स आप सोसाइटी में कितना ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो, आप ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो या कम इंटीग्रेटेड हो। देन दूसरा है रेगुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, रेगुलेशन मतलब कि सोसाइटी आपको कितना रेगुलेट कर रही है, ज़्यादा रेगुलेट कर रही है, ओवर रेगुलेशन है या अंडर रेगुलेशन है, कि आप फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया पे उन्होंने 4 सुसाइड के टाइप्स बताए हैं, जो कि हैं ईगोइस्टिक सुसाइड। अब देखिए, ईगोइस्टिक सुसाइड कब होगा, जब आपका सोसाइटी में इंटीग्रेशन कम होगा, मतलब एकीकरण है या एकजुटता बोल सकते हैं, तो वो कम है, तो ईगोइस्टिक सुसाइड होगा। अब ईगोइस्टिक सुसाइड में क्या होता है, व्हेन अ मैन बिकम सोशली आइसोलेटेड, वो अकेला हो गया है बिल्कुल, एंड फील्स दैट ही हैज नो प्लेस इन द सोसाइटी, सो ही डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ। इंडिविजुअलिज्म होता है, जैसे अकेलापन या एलिनेशन हो गया है, तो उस समय में वो अकेलापन फील कर रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, समाज में मेरे साथ कोई नहीं है। फैमिली के बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं, मतलब कि आपके पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है, आप अकेले हो, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, मेंटली आपको कोई प्यार नहीं दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अब डर्कहाइम बोलता है कि जैसे इस तरह का जो सुसाइड है, इगोइस्टिक सुसाइड, वो किस में ज़्यादा है, अनमैरिड मेल्स में। अनमैरिड मेल्स में क्यों, क्योंकि आपके पीछे कोई फैमिली नहीं है, कोई चिल्ड्रन नहीं है जिनके लिए आप काम कर रहे हो, तो इस तरह से आप अकेले रह रहे हो मेट्रो सिटीज़ में, तो इस ऐसे सिस्टम में क्या होगा, ईगोइस्टिक सुसाइड होगा, लेस इंटीग्रेशन है, और एंड लाइक आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मैं अकेला हूँ। और इस तरह का जो सुसाइड होगा जिसमें आप इंटीग्रेशन कम है, जिसमें इंटीग्रेशन कम है, तो उसको हम ईगोइस्टिक सुसाइड बोलेंगे। एंड ईगोइस्टिक सुसाइड बेसिकली सबसे ज़्यादा कौन सी सोसाइटी में देखने को मिलता है, मॉडर्न सोसाइटीज़ में। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मेट्रो सिटीज़ में मेल्स रह रहे हैं बाहर, ठीक है, अकेले पढ़ रहे हैं, कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो उस तरह का जो सुसाइड होता है, वर्कोहॉलिक जो होते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं तो भी अकेले हैं, तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो इस तरह के सुसाइड को ये बोलते हैं ईगोइस्टिक सुसाइड। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो एग्जाम्पल याद रखना, अनमैरिड मेल्स एंड प्रोटेस्टेंट को भी इन्होंने इसी में रखा है कि ईगोइस्टिक सुसाइड में प्रोटेस्टेंट्स को भी रखा है। एंड इंडिविजुअलिज्म होता है, लेस इंटीग्रेशन होता है, तब होता है ईगोइस्टिक सुसाइड, आप अकेले हो गए हो सोसाइटी में। देन एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, मतलब कि आप सोसाइटी में इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो, डीपली इंटीग्रेटेड हो, उस समय क्या होगा, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, कि आपको जो सुसाइड कर रहे हो उसमें आपको ये लग रहा है कि नहीं, मैं खुद के लिए, आप खुद को नहीं देखोगे, आप समाज को देखोगे, कि मैं फॉर द बिगर गोल यू आर डाइंग। देखिए, इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जैसे तो जौहर जो हुआ था, तो वो उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, उसको हम एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में रखेंगे। क्योंकि क्या है, आप जौहर क्यों कर रहे हो, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए जौहर कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से जो पुरुष होते थे या जो मेल्स होते थे, वो केसरिया करते थे, सिर पे मतलब कपड़ा बांध के, और कि नहीं अब हमें ख़त्म ही होना है। इस जब उनको लगता था कि अब वॉर में हम जीत नहीं सकते, तो वो क्या करते थे, भागने की बजाय वो लोग जाके अपने प्राण त्याग देते थे। ठीक है, युद्ध लड़ते लड़ते ख़त्म होते थे, उसको केसरिया बोलते हैं। तो जौहर केसरिया एग्जाम्पल किसका, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का।
देन सोल्जर्स होते हैं, जैसे सोल्जर क्या होता है आर्मी में, वो जैसे अब वॉर के टाइम क्या होता है, वो उनको कुछ भी नहीं दिखता है, उनको सिर्फ अपना देश दिखता है, तो वो उनके लिए जान की कोई परवाह नहीं होती उनको, ठीक है। तो उस समय में जो सुसाइड्स कर रहे हैं, जो अपनी जान दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सुसाइड अकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप्स आर टू क्लोज एंड इंटीमेट, एंड दिस काइंड ऑफ सुसाइड रिजल्ट्स फ्रॉम द ओवर इंटीग्रेशन हो, और व्हेन द पर्सन किल्स हिमसेल्फ बिकॉज इट इज हिज ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी समझ के सुसाइड कर रहे हो कि नहीं ये मेरी ड्यूटी है, मुझे अपने प्राण त्यागने ही पड़ेंगे ताकि मेरा समाज बना रहे, ठीक है। जैसे भगत सिंह, उनको पता था कि नहीं अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे फांसी की सजा मिल सकती है, बट फिर भी उन्होंने अपने देश के लिए वो चीज़ की, ठीक है, इतनी छोटी उम्र में। तो वो भी एक तरीके का एल्ट्रिस्टिक की अपनी ड्यूटी समझी उन्होंने कि नहीं इससे मेरे देश का भला होगा। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है ना। सती कस्टम, अब सती प्रथा में भी क्या होता है कि हाँ मेरे हस्बैंड चले गए हैं तो मैं भी पीछे जाऊंगी, तो इस तरह से, और समाज में एक एग्जाम्पल सेट करना होता है, तो वो सब इसमें आ जाता है, स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेशर। एंड 9/11 का जो हमला था 9/11 का, जो ट्विन ट्रेड टावर्स पे हुआ था अमेरिका में, तो उसको भी इसी श्रेणी में हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, जो भी उस टाइम टेररिस्ट थे उनके मन में क्या था कि नहीं हमें तो ख़त्म होना है देश के लिए। उनको तो पता था ना कि हमें अपने धर्म के लिए ख़त्म होना है ना। तो और उनको कोई मतलब नहीं था लाइफ से, उनको पता था कि अगर हम इस टावर में टकराएंगे तो फिनिश है काम। बट वो किसके लिए कर रहे थे? अपने रिलीजन के लिए ये सब कर रहे थे। तो इसको हम एल्ट्रिस्टिक सुसाइड में रखेंगे। नाउ जब अब रेगुलेशन बहुत कम है सोसाइटी में, रेगुलेशन मतलब कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, और बिल्कुल कम रेगुलेशन है, आप आराम से फ्रीली घूम रहे हो, तो इसमें क्या होता है? एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सुसाइड इज ड्यू टू सर्टेन ब्रेकडाउन ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम। In other words, anomic suicide takes place in a situation which has cropped up suddenly. For example, अब डरखाइम इसमें क्या रखते हैं एनोमिक सुसाइड में? जैसे कोई बैंकरप्ट हो गया कि अचानक से सारे उसके पैसे चले गए, बैंकरप्ट हो गया, या कोई अचानक से लॉटरी आ गई है तो उस खुशी में भी कोई कर सकता है। तो इस तरह से, एंड इंस्टीट्यूशनल इनएबिलिटी टू प्रोवाइड व्हाट इंडिविजुअल्स नीड एंड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ, अगर देखिए अब जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उस समय बहुत सुसाइड हुए थे। तो क्यों हुए थे? कि अचानक से सब कुछ चेंज हो गया था, सोसाइटी में सब कुछ कन्फ्यूजन था, एंड कुछ भी सही से नहीं चल रहा था समाज में, सोसाइटी में कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको सही से गाइड नहीं कर रहा था। तो इस दौरान जो सुसाइड हुए हैं, सडन इकोनॉमिक फेलियर, या सडनली जैसे मोनेटाइजेशन हुआ, अचानक से सब कुछ सिस्टम बदल गया, तो ऐसे समय में जो सुसाइड होंगे वो क्या है? एनोमिक सुसाइड, ठीक है। इसमें क्या होगा? लो रेगुलेशन होगा, कि रेगुलेशन बिल्कुल कम है। अब जब ओवर रेगुलेशन होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, ऐसे ही रहना है और आपको इतना ही खाना है, और इस तरह का जब सिचुएशन होगा आपको बिल्कुल रेगुलेट करके रखेंगे, तब कौन सा होगा? फैटलिस्टिक सुसाइड। इसमें हम किसको रख सकते हैं? स्लेव को रख सकते हैं, कि जो स्लेव्स सोसाइटी में सुसाइड करते थे, कि हाँ क्योंकि वो बंधे होते थे, ना ही तो कहीं जा सकते थे, ना ही उनकी कोई फैमिली होती थी, सिर्फ काम करो, खाओ और रहो, दैट्स इट, एंड उनका अब्यूज़ होता था, ये सब होता था। तो उस तरह का जो सुसाइड होगा वो फैटलिस्टिक सुसाइड, मतलब आप चारों तरफ से बंधे हुए हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर निकल ही नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है। तो उस समय जो सुसाइड करेंगे वो क्या है? फैटलिस्टिक सुसाइड। देन डरखाइम, इसमें जो विमेन है, जो बैरन विमेन, जिसके कोई बच्चे नहीं हैं, और इस तरह का भी जो पर्सन अगर सुसाइड कमिट करता है तो उसको भी हम फैटलिस्टिक सुसाइड में रखेंगे। इनका आपको नेम पता होना चाहिए। देन आपको ये पता होना चाहिए कि ओवर रेगुलेशन होगा तो कौन सा सुसाइड है? ओवर रेगुलेशन में फैटलिस्टिक, जिसमें एग्जाम्पल स्लेव, ठीक है। एंड लेस रेगुलेशन या अंडर रेगुलेशन में क्या होगा? एनोमिक सुसाइड, एग्जाम्पल बैंकरप्ट हो गया है, लॉटरी लग गई है, या फिर डिप्रेशन के टाइम जो हो रहे हैं, ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक चेंज हो गया, सडन इकोनॉमिक फेलियर, ठीक है, ऐसे में जो हो रहा है तो एनोमिक सुसाइड। देन अगर इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है, समाज में बहुत एकजुटता है,
बहुत प्यार है, बहुत कलेक्टिव कॉन्शियस है, सॉलिडेरिटी है, तो उस समय जो होंगे वो कौन से होंगे? एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। फॉर एग्जांपल आर्मी पर्सन जो करते हैं, ठीक है, अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, जौहर अपनी प्रतिष्ठा मान के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए, केसरिया करते हैं। देन ग्रीविंग विडोज, मतलब सती कस्टम, वही सती में आप जो कर रहे हो। देन 9/11 को, तो कई बार इस तरह की एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि इसको आप किस में रखोगे, 9/11 वाले हमले को किस में रखेंगे, तो वो आपको मीनिंग के साथ याद होना चाहिए। देन इंटीग्रेशन कम होगा तो क्या होगा? आप आइसोलेटेड, अकेलापन फील कर रहे हो, एलिनेटेड हो, तो उस समय में आपके पास कोई फैमिली नहीं है, आप अनमैरिड हो, तो प्रोटेस्टेंट को भी इन्होंने इसमें रखा है, तो ये क्या है? इगोइस्टिक सुसाइड। ठीक है, तो ये नेम आपको याद रखना है एंड एग्जाम्पल्स याद रखना कि ये किस में किसको है। एग्जाम्पल आप याद रखोगे, एग्जाम्पल से आपको बेसिकली सब याद हो जाएगा इजीली। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से ही आपको समझाया। ठीक है, एंड ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि जो ये देखिए कि जो ईगोइस्टिक सुसाइड है, जिसमें क्या होता है? लो इंटीग्रेशन होता है, तो वो कहाँ होता है? मॉडर्न सोसाइटी में, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में ही आप फील करोगे कि आप अकेले हो, अकेलापन, इंडिविजुअलिज्म, और क्योंकि आप वर्क कर रहे हो दिन रात, 12-12 घंटे काम कर रहे हो, आपके पास कोई फैमिली नहीं है, सिर्फ आप फोन पे फैमिली से कनेक्टेड हो, तो मॉडर्न सोसाइटी में होता है ईगोइस्टिक सुसाइड। देन जो एनॉमिक सुसाइड है, जिसमें क्या है? लो रेगुलेशन, वेरी लेस रेगुलेटेड सुसाइड, आपका जो रेगुलेशन है वो कम है, तो वो भी कहाँ होगा? एनॉमिक सुसाइड, मॉडर्न सोसाइटीज में। एंड देन जो एल्ट्रिस्टिक सुसाइड है वो कहाँ ज़्यादा है? ट्रेडिशनल सोसाइटी में, क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है? आप बहुत ज़्यादा जुड़े होते हो अपने लोगों से, ठीक है, बहुत ज़्यादा कलेक्टिव कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा सोशल सॉलिडेरिटी है, तो उसमें क्या होगा? आपका एल्ट्रिस्टिक सुसाइड होगा। फैटलिस्टिक सुसाइड जैसे स्लेव सोसाइटी, तो इसमें भी क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी में होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट, अब डर्कहाइम का जो मेथड डर्कहाइम ने यूज़ किया, देखिए डर्कहाइम जैसे कि मैंने पहले भी बताया वॉज वांटेड टू डेवलप सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोसाइटी। सो उन्होंने मेथड जो यूज़ किया मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मतलब मल्टीपल वेरिएबल का एनालिसिस किया। अब उन्होंने कौन कौन से वेरिएबल्स का एनालिसिस किया अपने सुसाइड के वर्क में? ही एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स और वेरिएबल। इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से थे? इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या होते हैं? कि जो कि स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं कैसे? कि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, जेंडर चेंज नहीं हो सकता, एज चेंज नहीं होगी, रिलीजन चेंज नहीं होगा, मैरिटल स्टेटस एंड लोकेलिटी। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो उन्होंने लिए वेरिएबल्स, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। एंड देन डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था? सुसाइड, ठीक है, तो उन्होंने सुसाइड को एनालाइज किया, कोरिलेट किया जेंडर से, मेल फीमेल, देन लोकेलिटी से, मतलब रूरल में ज़्यादा है कि अर्बन में ज़्यादा है, देन मैरिटल स्टेटस कि मैरिड मैन में या मैरिड वुमेन में ज़्यादा है, या अनमैरिड मैन में अनमैरिड वुमेन में ज़्यादा है, इस तरह से। देन रिलीजन को देखा कि प्रोटेस्टेंट में ज़्यादा है या कैथोलिक में ज़्यादा है, तो इस तरह से एज वाइज, तो ये सब उन्होंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल करके कोरिलेशन करके उन्होंने एनालाइज किया, ठीक है। एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टडी इन सोशियोलॉजी जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ किए गए उस दौरान। अभी डर्कहाइम की जो फाइंडिंग्स थी वो कुछ ऐसे हैं कि मेल्स में ज़्यादा मिला, सुसाइड रेट्स ऑफ मेल्स वर हायर देन फीमेल्स, एंड अनमैरिड का ज़्यादा था मैरिड से। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा सुसाइड था। डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्यों ज़्यादा था? क्योंकि वो मॉडर्न सोसाइटीज़ थी। अंडर डेवलप्ड में क्या है, थोड़ा कलेक्टिव कॉन्शियस ज़्यादा होता है, सोलिडारिटी ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा साथ में घुले मिले होते हैं। एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है, मॉडर्नाइजेशन है, इंडिविजुअलिज्म है, रैशनल थिंकिंग है, प्रॉफिट मोटिव है, तो इस वजह से डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा था। देन प्रोटेस्टेंट में ज़्यादा था कैथोलिक से। क्यों था प्रोटेस्टेंट में ज़्यादा? देखिए प्रोटेस्टेंट का जो धर्म है वो क्या बोलता है कि आप प्रॉफिट की तरफ भागो, ठीक है, गॉड, मनी इज गॉड फॉर देम, कि जो मनी है वही भगवान है, आप अगर पैसा कमाओगे तो आप भगवान के करीब जाओगे, ये उनका थिंकिंग है, ठीक है। तो इस थॉट प्रोसेस से प्रोटेस्टेंट क्या है, लेस इंटीग्रेटेड है टू चर्च, ठीक है, चर्च से वो थोड़ा दूर है, और किसके करीब है, मनी के या फिर इस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो वो चर्च से थोड़ा दूर है एंड मनी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, प्रॉफिट मोटिव उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्रोटेस्टेंट में ज़्यादा सुसाइड मिला एज कम्पेयर टू कैथोलिक्स। देन डर्कहाइम बोलते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं प्लस जो अनमैरिड है उनमें ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू विमेन, और अगर वो ज्यूज़ है या फिर अगर वो मैरिड है, ठीक है। तो ये कुछ सिर्फ आपको याद रखने हैं, एज इन पे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट फिर भी आप याद रख सकते हो। नाउ
लॉज, ये हमने लास्ट क्लास में किया था लॉज। तो रेस्टिट्यूटिव लॉज एंड रिप्रेसिव लॉज, दो तरह के कानून उन्होंने बताए थे। एंड जो रेस्टिट्यूटिव लॉज हैं वो कौन सी सोसाइटी में होते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में। उसको मॉडर्न सिस्टम ऑफ लॉ भी, जैसे अब हम अपनी सोसाइटी में ही देख लें, मॉडर्न सिस्टम ऑफ लॉ है। एंड ये कैसे होंगे, पुनर्स्थापन कानून भी बोलते हैं इनको, मतलब रिफॉर्मेटिव है, रिफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। एंड वेराइटीज ऑफ लॉ होते हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग लॉ है, ऐसे सिमिलर नहीं है, ठीक है। एंड ये क्या है, रिफॉर्मेटिव, मतलब आप ह्यूमन वेलफेयर का सोचोगे, रिफॉर्म का सोचोगे। अगर किसी ने क्राइम किया है तो आप सोचोगे नहीं इसको मौका देना चाहिए दोबारा, या फिर जेल में भी क्रिमिनल स्टडी कर रहे हैं, इस तरह के। तो रेस्टिट्यूटिव लॉज जो कि मॉडर्न सोसाइटी में है। देन रिप्रेसिव लॉज बता रहे हैं ये, जिसको हम दमनकारी कानून भी बोलेंगे। ये किस में है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में बात करते हैं। तो ये क्या है, मोर ब्रूटल, मतलब ज़्यादा सख्त हैं। एंड पब्लिक इन नेचर, अब जैसे क्योंकि इसमें क्या मानते थे ये लोग जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो ये मानते थे कि वो क्राइम हमारी सामूहिक चेतना को नष्ट कर रहा है, मतलब हमारी कलेक्टिव कॉन्शियंस को, हमारी सोशल सॉलिडेरिटी को, और हमारे समाज के ही खिलाफ है। तो उसकी सज़ा कैसी होगी, पब्लिक, सब लोगों के सामने ही, ठीक है। अगर किसी ने कुछ बहुत गलत काम किया तो उसको पत्थर मारो सबके सामने, या इस तरह की सज़ाएं, फांसी दे दो, ठीक है। एंड फाउंड मोस्टली इन प्रिमिटिव सोसाइटी, तो ये प्रिमिटिव सोसाइटी में ज़्यादा थे। ओके, थैंक यू, एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि डरखाइम की बुक है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1912। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियोज़ में ज़्यादा लंबी नहीं बना सकती हूँ क्योंकि अपलोड करने में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। This is it for this lecture, and please like, share and subscribe to this channel.